वेलकम टू आवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में सेक्शन 9 एंड सेक्शन 17 को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9 से। सेक्शन 9 किस बारे में बात करता है? इंटरिम मेजर बाय द कोर्ट, यानी कि पार्टी इंटरिम मेजर लेगी किससे? कोर्ट से। क्लियर? और सेक्शन 17 किस बारे में बात करता है? इंटरिम मेजर बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9 से। ए पार्टी में बिफोर or during arbitral proceeding or at any time after the making of the arbitral award but before it is enforced in accordance with section 36 apply to a court। तो यानी कि देखिए अब हमने क्या पढ़ा है, पार्टी क्या कर सकती है? ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, बिफोर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग यानी कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के दौरान और उससे पहले भी क्या ले सकती है? कोर्ट से इंटरिम मेजर ले सकती है और किसी भी समय ले सकती है जब तक हमारा अवार्ड क्या ना हो, एनफोर्स ना हो, यानी कि अवार्ड पास करा जा चुका आर्बिट्रेटर के द्वारा। अवार्ड क्या होता है? आर्बिट्रल अवार्ड किसे कहते हैं? जो आर्बिट्रेटर डिसीजन देता है डिस्प्यूट पे, उसे हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। तो आर्बिट्रेटर ने डिसीजन दे दिया, यानी कि आर्बिट्रल अवार्ड पास होने के बाद भी जब तक वो एनफोर्स नहीं हुआ है तब तक क्या कर सकते हैं? पार्टी इंटरिम मेजर ले सकती है कोर्ट से। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ए एंड बी का डिस्प्यूट हुआ। क्लियर? किसी भी थिंग के ऊपर हो गया, गुड्स के ऊपर हो गया, कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया ए एंड बी का डिस्प्यूट। अब ए को ऐसा लगता है कि बी प्रॉपर्टी को बेच के आउट ऑफ इंडिया चले जाएगा और मैं अपनी रेमेडी नहीं ले पाऊंगा। क्लियर? तो ए ने ऐसे सर्कमस्टांसेस जब उसे महसूस हुए, वो कहां गया? अंडर सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत वो कहां चला गया? कोर्ट में चला गया। क्यों चला गया? कि सर जज साहब मुझे आप इंटरिम मेजर प्रोवाइड करिए, यानी कि इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड करिए, कि कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए उसकी प्रॉपर्टी में कि वो इसे बेच ना पाए, वो आउट ऑफ इंडिया ना जा पाए, ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर दीजिए जिससे मुझे मेरी रेमेडी मिल जाए। हम दोनों के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है और हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भी सेटअप करेंगे और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को भी जल्द ही जल्द स्टार्ट करेंगे, बट अभी आप मेरी रेमेडी मुझे अवेलेबल हो जाए इसलिए आप इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड करिए। क्लियर? तो इस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी? पार्टी को क्या कर देगी? इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड कर देगी। क्लियर? यानी कि बी के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देगी। क्लियर? अब इसे समझते हैं। अब ए कब कब जा सकता है कोर्ट के पास? यानी कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को स्टार्ट होने से पहले भी ए सेक्शन 9 के अंडर सेक्शन 9 कहा जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है इंटरिम रिलीफ के लिए, इंटरिम मेजर्स के लिए। क्लियर? ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स भी जा सकता है और अवार्ड पास होने के बाद भी जब तक वो एनफोर्स नहीं हुआ तब तक ए कहां जा सकता है? कोर्ट के पास जा सकता है। किस चीज के लिए? इंटरिम मेजर के लिए। क्लियर? इंटरिम रिलीफ के लिए। सबसेक्शन 1 फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्जियन फॉर अ माइनर और पर्सन ऑफ अ अनसाउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। ए एंड बी है। अब बी क्या है? माइनर है या अनसाउंड पर्सन है? तो देखिए अनसाउंड पर्सन है या वो माइनर है, तो ए जाता है कोर्ट के पास और कहता है सर आप एक काम करिए, हमारे लिए क्या कर दीजिए, जो मेरी पार्टी है यानी कि बी है वो क्या है? माइनर है, उसके लिए क्या कर दीजिए आप? अपॉइंट कर दीजिए गार्जियन। हम दोनों के बीच में क्या है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है और हम आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज अपॉइंट कर दीजिए गार्जियन, क्योंकि जो बी पार्टी है वो क्या है? माइनर है या अनसाउंड माइंड है उसका। क्लियर? सबसेक्शन 2 फॉर एन इंटरिम मेजर ऑफ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली ए the preservation, interim custody or sale of any good which are the subject matter of the arbitration agreement। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर है हमारे आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का, कोई भी ऐसा गुड है जो सब्जेक्ट मैटर है किसका? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का, तो उस पे इंटरिम कस्टडी के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए या उसकी सेल पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए भी पार्टी कहां जा सकती है? बिल्कुल सही, कोर्ट में इंटरिम मेजर ले सकती है, इंटरिम रिलीफ ले सकती है अंडर सेक्शन 9। बी पॉइंट क्या कहता है? सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन द आर्बिट्रेशन, यानी कि जो भी हमारी अमाउंट है जिसके ऊपर डिस्प्यूट चला उसे सिक्योर करने के लिए भी इंटरिम मेजर के लिए ले सकता है पार्टी, इंटरिम रिलीफ ले सकती है कोर्ट के द्वारा अंडर सेक्शन 9। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सी द डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और अ थिंग विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन। अगर हम बात करते हैं दो पार्टीज के बीच में कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई भी थिंग से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है और वो प्रॉपर्टी या थिंग क्या है? सब्जेक्ट मैटर है किसका? आर्बिट्रेशन का।
तो देखिए उसके लिए डिटेंशन के लिए, उस प्रॉपर्टी की डिटेंशन के लिए, उस थिंग की डिटेंशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए पार्टी क्या कर सकती है, इंटरिम मेजर ले सकती है अंडर सेक्शन 9। क्लियर। डी, इंटरिम इंजंक्शन और द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर इस सर्कमस्टांसेस यानी कि इन केसेस में भी क्या कर सकती है, पार्टी इंटरिम मेजर ले सकती है। क्लियर। एंड द लास्ट पॉइंट, सच अदर इंटरिम मेजर ऑफ प्रोटेक्शन एज में अपेयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट, यानी कि पार्टी अदर इंटरिम मेजर्स के लिए भी कोर्ट के सामने जा सकती है, कोर्ट के पास जा सकती है और कोर्ट को लगता है कि वहां पे कोर्ट का जो मेजर है वो प्रोवाइड करना क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर रेमेडी पार्टी को मिल जाए। तो इस सर्कमस्टांसेस पे भी हमारे क्लॉज ई में क्या कर सकती है, कोर्ट हमें इंटरिम मेजर प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि पार्टी को इंटरिम मेजर दे सकती है। पार्टी अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई के तहत कहां जा सकती है, कोर्ट में जा सकती है, एप्लीकेशन लगा सकती है अदर इंटरिम मेजर लेने के लिए, किससे, कोर्ट से। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। वेयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग अ कोर्ट पासिस एन ऑर्डर फॉर एनी इंटरिम मेजर of protection under subsection 1, the arbitral proceeding shall be commenced within a period of 90 days from the date of such order or within such further time as the court may determine। यानी कि देखिए, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि पार्टी क्या ले सकती है, इंटरिम मेजर ले सकती है बिफोर द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, यानी कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के शुरू होने से पहले भी, यानी कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सेटअप होने से पहले भी पार्टी क्या ले सकती है, कोर्ट से इंटरिम मेजर ले सकती है। तो इस सिचुएशन में कहीं पार्टी बेनिफिट के लिए ना ले ले, बेनिफिट का सर्कमस्टांसेस जैसे मैं समझाता हूं, बेनिफिट कैसे ले सकती है, किस सर्कमस्टांसेस में ले सकती है पार्टी। ए भी है, डिस्प्यूट है, तो ए गया कोर्ट के पास, इंटरिम मेजर ले लिया बिफोर द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, यानी कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले पहले इंटरिम मेजर लिया कोर्ट से कि बी अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो जेन्युइनली बी की थी, बट बी अब सेल नहीं कर सकता जब तक आर्बिट्रल प्रोसीडिंग का क्या नहीं आएगा, अवार्ड नहीं आएगा। क्लियर। अब ए स्टार्ट ही नहीं कर रहा आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस को रोकने के लिए, ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जिस दिन कोर्ट इंटरिम मेजर जिस दिन हमारी कोर्ट इंटरिम मेजर पास करेगी उस दिन के दिन से 90 दिन के अंतर्गत, यानी कि विद इन 90 डेज पार्टी को आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, और विद इन जो टाइम पीरियड क्या करेगी, कोर्ट डिटरमाइन करेगी, उतने दिन के अंदर अंदर पार्टीज को आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, वंस द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड द कोर्ट शैल नॉट एंटरटेन एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सेटअप होने के बाद कोर्ट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, एंटरटेन नहीं करेगी ऐसे केसेस को। तो सर जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे सेक्शन 9, तो आपने ये चीज क्यों कही कि पार्टी इंटरिम मेजर ले सकती है कोर्ट से ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, और यहां आप कह रहे हैं सबसेक्शन 3 में, क्या कह रहे हैं सबसेक्शन 3 में कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनने के बाद पार्टीज कोर्ट के पास नहीं जा सकती और कोर्ट उसे एंटरटेन भी नहीं करेगी। देखिए पहले पॉइंट को, सबसेक्शन 3 को पूरा पढ़ने दीजिए। अनलेस द कोर्ट finds that circumstances exist which may not render the remedy provided under section 17, यानी कि सेक्शन 17 के अंदर पार्टीज को जो रेमेडी मिल रही है प्रॉपरली क्या है, उनके लिए सही नहीं है, प्रॉपरली रेमेडी नहीं मिल पा रही पार्टी को, तो इस सर्कमस्टांसेस पे कोर्ट ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग भी क्या करेगी, इंटरिम मेजर प्रोवाइड करेगी, इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड करेगी पार्टीज को। यानी कि सेक्शन 17 प्रॉपर रेमेडी अवेलेबल नहीं करवा पा रहा पार्टीज के लिए, तो ड्यूरिंग द क्या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कोर्ट क्या करेगी, एंटरटेन करेगी ऐसी एप्लीकेशंस को। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, ए पार्टी में ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग अप्लाई टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यानी कि सेक्शन 17 में अब पार्टीज कहां नहीं जा रही, कोर्ट के पास नहीं जा रही इंटरिम मेजर लेने, इंटरिम मेजर किसके पास जा रही है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जा रही है। तो कब जा सकती है, जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होगा, कमेंस हो चुका होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो देखिए सबसेक्शन 1 की यही कहता है कि पार्टी ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कहां जा सकते हैं, इंटरिम मेजर लेने के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास। क्लियर। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्जियन फॉर अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। तो सेम सेक्शन 9 में जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, अब सेक्शन 17 में भी डिट्टो सेम है, यानी कि अब पार्टी कहां जा रही है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जा रही है और कह रही है जो मेरी दूसरी पार्टी है वो क्या है, माइनर है या अनसाउंड माइंड है, तो उसके लिए आप क्या कर दीजिए, गार्जियन अपॉइंट कर दीजिए।
सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, फॉर एन इंटरिम मेजर ऑफ अ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, द फर्स्ट वन प्रिजर्वेशन, इंटरिम कस्टडी और सेल ऑफ एनी गुड विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। तो ये सारे हमने पॉइंट क्या कर रखे हैं, अभी सेक्शन 9 में ही डिट्टो हमने कवर करके आए हैं। बस इतना ध्यान रख लीजिए, सेक्शन 9 में पार्टी कहां जा रही है, इंटरिम रिलीफ के लिए कोर्ट के पास जा रही है, और सेक्शन 17 में कहां जा रही है पार्टी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये सारे पॉइंट्स अभी हमने कवर करें सेक्शन 9 में, और सेम डिट्टो पॉइंट है जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। सी में क्या है, डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और अ थिंग विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन। डी क्या है, इंटरिम इंजंक्शन के बारे में बताता है। ई पॉइंट क्या है, अदर इंटरिम मेजर्स के बारे में बताता है। ये सारे ही पॉइंट अभी हमने सेक्शन 9 में कवर करें। अगर एक बार आप रीड आउट कर लेना, सेक्शन 9 में वैसे मैंने कवर करें, अगर तब भी कोई इशू आता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। क्लियर? मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे या कमेंट में भी डाल सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 17 का, सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर सेक्शन 37, एनी ऑर्डर इशूड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अंडर दिस सेक्शन shall be deemed to be an order of the court for all purposes and shall be enforceable under CPC 1908 in the same manner as if it were an order of the court। तो देखिए, कोई भी ऑर्डर इशू करा जा रहा है किसके द्वारा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा इशू करा जा रहा है, तो वो कहां एनफोर्सेबल होगा, सीपीसी में, यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में क्या होगा, वो एनफोर्सेबल होगा। और जो अवार्ड पास करा जा रहा है, यानी कि ऑर्डर पास करा जा रहा है किसके द्वारा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा, उसे हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, इन द सेम मैनर एज इफ इट वर एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। यानी कि जो अवार्ड है या ऑर्डर पास करा गया किसके द्वारा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा, उसे हम इक्विवेलेंट मानेंगे किसके, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। वो एनफोर्सेबल कहां होगा हमारा, सीपीसी में 1908। क्लियर? एनालिसिस ऑफ सेक्शन 9 एंड 17 वुड लीड अस टू द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। अगर हम एनालाइज करते हैं हमारे सेक्शन 9 को और सेक्शन 17 को, तो क्या कंक्लूजन निकला है। द फर्स्ट वन, द न्यू आर्बिट्रेशन एक्ट एम्पावर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू पास ऑर्डर्स फॉर गिविंग इंटरिम रिलीफ व्हाइल सच पावर इज नॉट वेस्टेड अंडर द ओल्ड एक्ट। अगर हम बात करते हैं हमारे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की, यानी कि न्यू आर्बिट्रेशन एक्ट की, तो देखिए हमने क्या कर रखा है, इस एक्ट के तहत क्या कर रखा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को क्या कर रखी है, पावर्स दे रखी है कि वो इंटरिम रिलीफ क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। तो यानी कि ये कहने का मतलब है इस पॉइंट में कि जो पहला हमारा ओल्ड एक्ट था, तो वो एम्पावर नहीं करता था आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को किस चीज के लिए, टू पास या टू गिविंग द इंटरिम रिलीफ या इंटरिम मेजर टू द पार्टीज। क्लियर? पावर अंडर सेक्शन 17 कैन बी एक्सरसाइज्ड only after the arbitral tribunal is constituted and it starts functioning। यानी कि जो हमारी सेक्शन 17 के अंदर पावर दे रखी है किसे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, वो कब एक्सरसाइज होगी, ओनली आफ्टर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड। यानी कि जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हम बनाएंगे तब जो पावर दी गई है सेक्शन 17 में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कि वो इंटरिम मेजर दे सकते हैं, इंटरिम रिलीफ दे सकते हैं पार्टीज को, तो वो पावर कब एक्सरसाइज होगी, आफ्टर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड। क्लियर? Third, power of the court under section 9 are wide as the word before, during or after indicates so. A party can approach the court to seek the interim measure of protection even before the arbitration commences। अगर हम बात करते हैं हमारे सेक्शन 9 के बारे में, तो सेक्शन 9 में कोर्ट की कितनी ज्यादा वाइड पावर है। वाइड पावर का कहने का मतलब, यानी कि बिफोर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स भी आप क्या ले सकते हो, इंटरिम मेजर ले सकते हो कोर्ट से, ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग भी क्या ले सकते हो, इंटरिम मेजर ले सकते हो कोर्ट से, और पार्टी आफ्टर द अवार्ड बट बिफोर एनफोर्समेंट क्या ले सकती है, इंटरिम मेजर ले सकती है। तो सारी ही सिचुएशन में देखा जाए तो सेक्शन 9 में कोर्ट को कितनी ज्यादा पावर है किस चीज की, इंटरिम मेजर प्रोवाइड करने की पार्टी को। क्लियर? कोर्ट पावर्स आर वाइड एंड हैव सुप्रीमेसी इन ग्रांटिंग इंटरिम रिलीफ। अगर हम बात करते हैं कोर्ट की पावर्स क्या है, बहुत ज्यादा वाइड है हमारे सेक्शन 9 पे, और वो क्या है, उनकी क्या है, सुपरमेसी है। अब ये सुपरमेसी का मतलब क्या होगा, मतलब यानी कि इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड करने में, ग्रांट करने में क्या है, सुपरमेसी है। अब देखते हैं अगर हम सेक्शन 9 को और सेक्शन 17 को कंपेयर करते हैं, तो हमारा जो सेक्शन 17 है जो किसके बारे में बात करता है, इंटरिम मेजर्स के बारे में बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कब हमें इंटरिम मेजर दे सकता है पार्टीज को, ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। और हम सेक्शन 9 के बारे में बात करते हैं तो बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अवार्ड, बिफोर एनफोर्समेंट भी क्या कर सकती है, इंटरिम मेजर दे सकती है। तो देखा जाए वो ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स भी क्या दे सकती है,
बिल्कुल सही। इंट्रीम मेजर्स जिसकी है, तो देखा जाए कहीं ना कहीं जो सुपरमेसी है वो किसकी है, कोर्ट्स की है। किसमें, इंट्रीम मेजर प्रोवाइड करने में अंडर सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996। होपफुली आपको सेक्शन 9 एंड सेक्शन 17 टॉपिक प्रॉपरली क्लियर हुआ। अगर अब भी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज हैं, कोई केस लॉज हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे, तो विदाउट हेजिटेट या तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे shubhamdobal.22, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप कमेंट्स में भी क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। वीडियोस अच्छी लगती है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।